हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिटवीन आईडी एंड वीडी। तो कई बार क्या होता है कि इन्वर्टर साइड से वोल्टेज ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है, क्योंकि फॉल्ट आएगा दोनों साइड से। अगर फॉल्ट आ गया, एसी साइड से फॉल्ट आ गया, तो मान लो सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आ गया, थ्री फेज फॉल्ट आ गया, या लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया, तो उस केस में क्या है, पॉसिबिलिटी कि जो हमारे पास थ्री फेज होंगे, जो वोल्टेज एब्रप्टली कम हो जाएगी। तो इससे इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारे इन्वर्टर साइड की वोल्टेज है VDOI कॉस गामा और माइनस RCI इंटू ID, तो इस केस में पॉसिबल जो RCI है, कंट्रोलिंग जो कम्यूटेशन रेजिस्टेंस है, कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इन्वर्टर साइड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी। उस केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो RCI भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस RCI अगर इसका इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव में इसका स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव में स्लोप इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, तो इस पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें जो यहाँ पे जो ना गामा मिनिमम ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कुछ वोल्टेज इन्वर्टर साइड से भी, रेक्टिफायर साइड से भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया हमारा अल्फा मिनिमम, पहले यहाँ पे अल्फा मिनिमम था, तो अल्फा मिनिमम नीचे आ गया, दैट मीन वोल्टेज डिक्रीज होगी रेक्टिफायर साइड से, और इन्वर्टर साइड से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और वहां पे क्या हुआ कि जो आर से जो कम्यूटेशन रेजिस्टेंस होती है इन्वर्टर साइड से RCI, वो क्या वो उसमें उसका जो नेगेटिव स्लोप है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया नेगेटिव में। तो उससे क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि ये स्लोप नीचे आएगा ज्यादा, स्लोप ज्यादा नीचे आएगा क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो गया नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग्स आती है दो दो बार। इससे पहले क्या थी, एक बार हमारे पास क्रॉसिंग थी, जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो एक पॉइंट यहाँ पे, एक हमारा कौन सा होता था, ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारी डीसी लिंक ऑपरेट करती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि दो तीन ऑपरेटिंग पॉइंट आ गए, ये भी अगर आप इनको गिनोगे एक दो तीन, तो तीन जगह, तो इसको तो छोड़ लीजिए आप, लेकिन ये दो पॉइंट जो है ना, ये ज्यादा सीवियर है। दैट यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट दो तीन आ गए, इसकी वजह से क्या हमारा सिस्टम क्या करेगा, हंट करेगा। सिस्टम में जो पावर फ्लो करेगा वो हंट करेगा, एक ही कॉन्स्टेंट पावर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इस ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज ये होनी चाहिए, और करंट करंट भी डिफरेंट होगा, और इस यहाँ पे करंट ऐसा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, और इस ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट ये होना चाहिए और वोल्टेज ये होना चाहिए। दैट मीन्स कि इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस। तो हमारे पास दो मेथड्स है, एक आप तो यहाँ पे ये चीज कर सकते हो कि हम यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट करें, कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज को कंट्रोल करें डायरेक्ट। कहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज को इस वाले रीजन में, क्योंकि हमें इस रीजन में चाहिए ना, अगर इस रीजन में हम वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट एक ही रहेगा, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट एक पे एक ही जगह सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या दिक्कत आ गई, आप वोल्टेज को कांस्टेंट करोगे, इन्वर्टर साइड से आप टेप चेंजर को चेंज करके आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट वोल्टेज कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन VDOI इसका स्लोप मतलब कांस्टेंट कर सकते हो VDOI। अब देखिए यहाँ पे फिर से रिमूव है, से इसको ड्रॉ करते हैं। आप नीचे देख सकते हो, नीचे डायग्राम में मैंने एक डायग्राम बनाई है, नीचे आप देख सकते हो पेज पे, ये वाले डायग्राम, इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि सिमिलर डायग्राम यही है। तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई की यहाँ पे, इन्वर्टर साइड से हमने वोल्टेज को कांस्टेंट किया बाय चेंजिंग टैप चेंजिंग। तो उसके उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, जो हमारा पावर पावर फैक्टर वो डेटोरेट हो जाएगा, आपके रिएक्टिव पावर की डिमांड ऑलरेडी आपको इन्वर्टर साइड से ज्यादा होगी, लोड साइड से। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर की पहले यहाँ पे मतलब कम है आपका रिएक्टिव पावर, क्योंकि यहाँ पे डीसी साइड से आपको रिएक्टिव पावर पावर नहीं मिल रहा है, आपको यहीं से फिल्टर्स के जरिए आप रिएक्टिव पावर जनरेट करते हो। दैट्स में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी हमारा डिजायरेबल है नहीं कि हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट करें। तो भी हमारे पास एक और तरीका होता है कि हम इन्वर्टर साइड से कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीटा का कंट्रोल करते हैं, और बीटा जब हम VDOI इन्वर्टर साइड से कॉस बीटा यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्लस RC ID आता है, RC
आई और इंटू आई डी। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है, केस ऑफ बीटा आरसीआई का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अगर हम गामा यूज करते तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। लेकिन बीटा के केस में स्लोप क्या आता है, कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस का, कम्यूटेशन रेजिस्टेंस, सॉरी कम्यूटेशन रेजिस्टेंस का स्लोप पॉजिटिव आता है। वो स्लोप पॉजिटिव जब आएगा तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो इक्वेशन ग्राफ ऐसा आ रहा था वीडीओआई का इन्वर्टर साइड से, इसका ग्राफ कैसा आएगा अब, इस तरह का आएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। तो वही चीज हमें क्या किया, यहाँ पे नीचे देखिए डायग्राम में हमने बीटा को कंट्रोल करके यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आ गया, दैट मींस ये वाला पोर्शन खत्म। और यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह इसने इसको क्रॉस किया है करंट कंट्रोल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या जो मैंने आपको बोला कि पहले कि बीटा कंट्रोल हम जनरली यूज नहीं करते, लेकिन सीवियर कंडीशन में जब दोनों साइड से फॉल्ट आ जाएगा, इन्वर्टर साइड से आपको मतलब इन्वर्टर साइड से एसी साइड में आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर आएगा, तो उस केस में सीवियरिटी ज्यादा होगी फॉल्ट की। तो उस केस में हमारे पास हंटिंग की वजह उसको अवॉइड करने के लिए हम बीटा कंट्रोल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनेगी, फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कुछ ऐसी होगी, तो उसको यहाँ पे आप, ये हमारी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए इस साइड से। अब देखिए ये वर्जन क्या है, बीटा कंट्रोल, दिस इज द कंट्रोल करंट कंट्रोल ऑन इन्वर्टर गामा मिनिमम ऑन इन्वर्टर साइड, दिस इज अल्फा मिनिमम, सीआई कांस्टेंट या कांस्टेंट एक्सटेंशन एंगल जिसको बोलते हैं, सॉरी एक्सटेंशन एंगल इग्निशन एंगल बोलते हैं इसको, अल्फा को, या डिले एंगल। और दिस इज द करंट कंट्रोल ऑन द रेक्टिफायर साइड। तो दोनों साइड से करंट भी कंट्रोल हो रहा है, और आप गामा को भी चेंज करो और बीटा को कंट्रोल करें। हम किसी भी मतलब फॉल्टी कंडीशन को यहाँ पे इस चीज में अपने कंट्रोल मैकेनिज्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये चीज भी पॉसिबल है कि कई बार क्या होता है कि वोल्टेज ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। हमने क्या देखा, हम क्योंकि अब हमें पता नहीं ना फॉल्ट पे वोल्टेज कितनी रिड्यूस हो जाएगी। हम पहले हमने देखा कि अगर थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज हो जाएगा, वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हमने इस कंडीशन पे देखा, इस कंडीशन पे। लेकिन कई बार ये चीज भी पॉसिबल है कि अगर वोल्टेज ज्यादा नीचे आ गई बिलो सर्टेन लिमिट, ये उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब आपका बीटा कंट्रोल भी काम नहीं करेगा। तो हम कैसे वहां पे क्या मतलब, और आपको पावर आप देखो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट आपका यही रहेगा। इस डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये चीज भी पॉसिबल है सिस्टम में, क्योंकि जब हमें सिस्टम डिजाइन करना है, एचवीडीसी सिस्टम जब डिजाइन करना है, इसका कंट्रोल डिजाइन करना, तो हमें हर कोई पॉइंट, हर कोई कंडीशन इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। हर कोई कंडीशन को देख के हमें सिस्टम को, यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि हम मतलब कुछ चीजों को अवॉइड करके चलेंगे, यहाँ पे हर कोई चीज देखे हमें, फिर तभी हमारा सिस्टम, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें तो बनाना होता है सिस्टम, तो प्रैक्टिकली ये चीज फिजिबल भी होना चाहिए। तो इसलिए कई बार ये भी कंडीशन आती है कि आपके वोल्टेज ज्यादा नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई फॉल्ट की टाइम, तो एसी फॉल्ट दोनों साइड से आ गया। आपको रेक्टिफायर साइड से जो इनपुट साइड से एसी सप्लाई होती है वहां पे भी फॉल्ट आ गया, इनवर्टर साइड से आपका एसी साइड है वहां पे भी, आउटपुट साइड वहां पे भी फॉल्ट आ गया। तो इस केस में पॉसिबिलिटी है कि वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे वोल्टेज अगर आ गई तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, उसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। और दिस इज द rectifier side current control. This is the alpha minimum on the rectifier side. Similarly, this is a current control on the inverter side, and this is a gamma minimum, gamma control on the inverter side. This is a current control on the inverter side. तो यह हमारी कैरेक्टरिस्टिक ही होती है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये चीज भी पॉसिबल है कि अगर वोल्टेज ज्यादा कम होगी बिलो सर्टेन लिमिट, समझ नहीं आया। बताइए सर ये रिपीट कीजिए प्लीज, ये बीटा कंट्रोल पे समझ ही नहीं आया। मैं पहले से इसको रिपीट करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्लियर है, हमने कल पढ़ा। पावर रिवर्सल के केस में हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ठीक है, पावर रिवर्सल, ठीक है, इन्वर्टर से रेक्टिफायर साइड अगर पावर फ्लो करेगा रिवर्स कंडीशन में, तो हमारी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ये आएगी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर इन्वर्टर साइड में वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी ज्यादा,
इन्वर्टर साइड से अगर हमारी वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, ये सारा इक्वेशन का गेम है। जिस इक्वेशन में हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इन्वर्टर साइड से वोल्टेज ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी, ये वाली इक्वेशन है इन्वर्टर साइड की, ये नहीं, ये रेक्टिफायर साइड की है। इन्वर्टर साइड की वोल्टेज की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली नीचे, दिस इज द इन्वर्टर साइड वोल्टेज इक्वेशन, राइट। जब हम यहाँ पे गामा को कंसिडर करेंगे तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर आपने गामा कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस होगा कि प्लस होगा, इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती की है, तो इसको आप नोट्स में अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि जब गामा हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि आरसीआई का उस केस में नेगेटिव होता है। तो आप मुझे बताओ कि इन केस ऑफ कि इन्वर्टर साइड से वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी बाय सम फॉल्ट, इन्वर्टर साइड से मैं बोल रहा हूँ, अभी एक रेक्टिफायर साइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्वर्टर साइड से बोल रहा हूँ। इन्वर्टर साइड से वोल्टेज किससे कैसे डिक्रीज हो जाएगी, अगर एसी साइड से फॉल्ट आ गया तो यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका चेंज होगा, ये दोनों चीजें आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी वोल्टेज, आप ये वोल्टेज चेंज होगी इन्वर्टर साइड से। तो इससे क्या होगा, आरसीआई जो है, जो कम्यूटेशन रेजिस्टेंस है इन्वर्टर साइड से, ओवरलैप एंगल बढ़ेगा। जब फॉल्ट आ जाएगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे ओवरलैपिंग एंगल बढ़ेगा, अब आप कंट्रोल नहीं रहेगा फिर इसमें गामा पे, ठीक है। गामा पे कंट्रोल नहीं है तो आपका ओवरलैपिंग एंगल बढ़ेगा, ओवरलैपिंग एंगल बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो आपने देखा आरसीआई जिसको आप बोलते हो रिएक्टेंस, जो रिएक्टेंस वोल्टेज हमने उस न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेट की थी, वो वही यहाँ पे भी है। उस रिएक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को यहाँ पे आरसीआई से यहाँ पे डिनोट किया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, आरसीआई कौन सा, मतलब कौन सी रेजिस्टेंस, एक्चुअली वही है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वही चीजें ये ओवरलैपिंग की वजह से इंक्रीज हो जाएगी और इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव में स्लोप बढ़ेगा। जो आपके पास जो इन्वर्टर साइड से जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी गामा मिनिमम की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आरसीआई का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया लेकिन नेगेटिव में, इसका स्लोप अगर इस केस में ये था, तो अब जब इसका आरसीआई का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दिस रिडक्शन ऑफ वोल्टेज इन द इन्वर्टर साइड ड्यू टू सम फॉल्ट्स, तो यहाँ पे इसका स्लोप ज्यादा नीचे आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में इसका स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आया। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो जाएगी, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पे आ जाइए, वही चीज मैंने यहाँ पे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में शो किया। मैंने क्या बोला, ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कौन से कंडीशन के लिए, जब इन्वर्टर साइड से वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी बाय सम फॉल्ट्स ऑन द एसी साइड ऑफ द इन्वर्टर, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्यूटेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हमारी लाइन ज्यादा नीचे आएगी। अब पहले केस में अगर गामा मिनिमम ये था हमारे पास, अब ये ज्यादा हो जाएगा नीचे, इसका स्लोप नेगेटिव में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्रॉसिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो एक दो जगह आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और मैंने आपको बोला जहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कट करती है, इन्वर्टर साइड और रेक्टिफायर साइड वाली, दैट वहां पे कौन सा होता है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट, उस ऑपरेटिंग पॉइंट पे हमारी डीसी लिंक वर्क करती है, ठीक है। उस ऑपरेटिंग पॉइंट पे हमारी डीसी लिंक वर्क करती है। ये चीज क्लियर है यहाँ पे, ये समझ आया कि इसका स्लोप कैसे ज्यादा नेगेटिव में इंक्रीज हो गया ड्यू टू द फॉल्ट। तो इसलिए इसका स्लोप आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे ज्यादा मैंने इसको बनाया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसमें कोई शक है तो बताइए, स्लोप कैसे इसका डिक्रीज हो जाएगा, ये समझ आया ये पॉइंट। हाँ जी, यस सर, आया समझ। ये है ना ऊपर मैंने ये चीज मैंने ऊपर आप पढ़ लो, ये आपकी स्क्रीन पे है। नाउ इफ द इन्वर्टर साइड वोल्टेज वेरी लो, तो उसका स्लोप इज वेरी हाई, इसका जो आपका इसका स्लोप वेरी हाई हो जाएगा, नेगेटिव में स्लोप आरसीआई का इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे क्या होगा, यहाँ पे दो तीन जगह, यहाँ पे दो तीन देख लीजिए, यहाँ पे अब जो दो तीन जगह इंटरसेक्शन आएगा आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ पे 2 या 3 ऑपरेटिंग पॉइंट आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो यहाँ पे हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी डीसी लिंक में। अब एक ही पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करेगी कभी कभार, क्योंकि इस ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज का वैल्यू एक है और करंट का वैल्यू भी डिफरेंट है, और इस ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू डिफरेंट है और वोल्टेज का वैल्यू भी डिफरेंट है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज ये होनी चाहिए और करंट ये होना चाहिए, इस नीचे वाले ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज होनी चाहिए
और ये करंट होना चाहिए डीसी लिंक में, दैट मींस ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आपकी लिंक में पावर जो फ्लो होगा वो सेम नहीं होगा दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट, तो हटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वाल्व्स है वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। इन्वर्टर साइड की वोल्टेज को अब हमें कंट्रोल करना है, तो कैसे इसको कंट्रोल करें, तो यही मैंने आपको बताया। इसके लिए हमें हमारे पास दो तरीके हैं। आप मुझे इन्वर्टर साइड की वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, VDO I cos गामा माइनस RCI इंटू ID इन्वर्टर साइड की वोल्टेज है। तो हमारे पास दो तरीके, या तो आप VDO को चेंज करो, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, बाय यूजिंग टैप चेंजर। यहाँ पे किसको चेंज करोगे, तो चेंज नहीं सकते, मिनिमम है तो हम यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गामा की जगह बीटा यूज करोगे, बीटा वाले यहाँ बीटा यूज तो उल्टा होगा ना, गामा के केस में बीटा के केस में, तो दैट मींस यहाँ पे मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, गामा मिनिमम रखा है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, हम ये वाली इक्वेशन यूज करें, हम बीटा को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप VDOI को यहाँ पे ऑटोमेटिकली मीटिंग ऑफ क्यों हो गई, अब ये बार बार नहीं आना चाहिए, इसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर मीटिंग ऑफ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके, या तो बीटा को कंट्रोल करो या VDOI को डायरेक्ट आप कंट्रोल करो। VDOI को कैसे कंट्रोल करेंगे, ऑनलाइन टैप चेंजर से, इन्वर्टर साइड से, या बीटा को कंट्रोल करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है जब बीटा हम इनकॉर्पोरेट बीटा वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो उसमें स्लोप होता है RCI का पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस साइन होता है इंटू ID। ठीक है, अभी आपने देखी इक्वेशन में वोल्टेज की इक्वेशन ऑन द इन्वर्टर साइड, तो इसमें RCI का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव स्लोप है इसका। और अगर आप VDOI को चेंज करोगे बाय यूजिंग टैप चेंज, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वोल्टेज ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्टिव पावर आपको पता है, रिएक्टिव पावर डिपेंड करता है वोल्टेज पे भी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर भी डिटेरिएट हो जाएगा इन्वर्टर साइड की आउटपुट साइड पे, और आपका रिएक्टिव पावर डिमांड भी वैसे आपको लोड साइड से ज्यादा होती है, तो आप यहाँ पे और आप ज्यादा रिएक्टिव पावर यहाँ से दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी हम फिल्टर से ले रहे हैं रिएक्टिव पावर, क्योंकि इनपुट साइड से रेक्टिफायर साइड से कोई आपका रिएक्टिव पावर नहीं आ रहा है, तो वो चीज यहाँ पे दिक्कत दे रही है। इसलिए हम VDOI को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते, इस चीज को हम अवॉइड ही करते हैं। हम क्या करते हैं, बीटा कंट्रोल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इसलिए हम बीटा वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे कंसिडर की। तो बीटा में आपके पास RCI जो कम्यूटेशन रेजिस्टेंस होती है इन्वर्टर से, उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो ग्राफ है इसका पॉजिटिव स्लोप रखा है। यहाँ पे जब हमने इसका पॉजिटिव स्लोप रखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ही आपका फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा, एक ही जगह आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा, और आप यहाँ पे अपने दो जो एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग पॉइंट आते थे उनको हमने अवॉइड किया, तो आपने यहाँ से वोल्टेज को कंट्रोल किया और करंट को भी कंट्रोल, और ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे कौन सा। तो ये मेथड समझ आया कि हमने बीटा को क्यों चेंज किया यहाँ पे। तो इसमें आप ये चीज भी हटा लो, और हमारे पास फाइनल ये रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज बीटा कंट्रोल। अगर ये बीटा कंट्रोल नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, अगर बीटा कंट्रोल नहीं होता तो यहाँ पे ड्यू टू डिक्रीज इन द वोल्टेज ऑन द इन्वर्टर साइड, ये ऊपर जाता, ये ऐसे आता, तो यहाँ पे दो ऑपरेटिंग पॉइंट्स के चांसेस थे, उस चीज को अवॉइड किया हमने बीटा कंट्रोल से। समझ आया ये चीज, बताओ आप समझ आया ये पॉइंट, हाँ जी बताइए, ये चीज क्लियर है अब, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आई हमारे पास, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चेंज Yes, sir. दिस टू बीटा कंट्रोल, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक फाइनल कंडीशन है, अभी हमारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अभी एक चीज यहाँ पे आ सकती है, अभी यहाँ पे एक फॉल्ट कंडीशन आ सकती है कि आपको इन्वर्टर साइड से भी फॉल्ट आ गया, आपको रेक्टिफायर साइड से भी फॉल्ट आ गया, तो अगर दोनों साइड से एक मतलब साइमल्टेनियसली दोनों साइड से फॉल्ट आएगा, तो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों साइड से वोल्टेज डिक्रीज हो जाए, दोनों साइड से वोल्टेज डिक्रीज हो सकती है, हो क्या सकते हैं, वो तो हो जाएगी वोल्टेज डिक्रीज, जब फॉल्ट आएगा वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप शॉर्ट हो जाएगा फॉल्ट के टाइम, जहाँ पे फॉल्ट आएगा वहां पे शॉर्ट हो जाएगा, तो वोल्टेज आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी इन्वर्टर साइड पे और रेक्टिफायर साइड पे, और यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी क्या है,
हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी कुछ रहेंगी उस केस में, दिस इज आईडी एंड दिस इज वीडी। कैरेक्टरिस्टिक्स शिफ्ट, पहले नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हमारे पास, और यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास थी दिस इज द अल्फा मिनिमम, या इसको बोलते हैं CIA कंट्रोल, CIA, दिस इज कांस्टेंट इग्निशन एंगल कंट्रोल, दिस इज गामा मिनिमम, this is the current control on rectifier side, this is the current control on the inverter side, this is beta control। समझ आई ये करेक्ट, ये हमारे पास थी। अब मैंने आपको क्या बोला कि दोनों साइड से अगर फॉल्ट आ गया तो वोल्टेज एब्रप्टली बहुत कम हो सकती है। तो अगर वोल्टेज एब्रप्टली बहुत कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये वाली करंट भी शिफ्ट हो जाएगी, रेक्टिफायर साइड में वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या आ सकती है, डीसी लिंक की वीडी वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वोल्टेज आपकी इतना आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन करंट कितना है, करंट तो बराबर है, या करंट इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग आपका करंट इतना फ्लो करना चाहिए, और वोल्टेज आपका कम होगी तो करंट इतना फ्लो करेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आप पावर को मेंटेन रखना चाहते हो उस केस में, फॉल्ट कंडीशन के केस में, तो आपको हाई करंट फ्लो करेगा इन वॉल्व्स के थ्रू। तो उससे क्या हो सकता है, वॉल्व्स पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हाई करंट की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वो जल सकती है वॉल्व्स, जिनको बोलते हैं थायरिस्टर्स। ठीक है, तो वहां पे ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि उसमें स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा उस केस में। अगर आप पावर को मेंटेन करना चाहते हो यहाँ पे, और वोल्टेज आपकी बहुत कम है, और तो करंट तो आपको फिर ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आपका पावर सेम रहेगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू VD इंटू ID, और वोल्टेज आपकी कम हो गई यहाँ पे, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर पावर को मेंटेन करना चाहते हो, करंट को इंक्रीज करना पड़ता है, तभी आपका पावर सेम रहेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, और करंट की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा वॉल्व्स पे, तो वॉल्व्स में यहाँ पे खतरा है कि वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो जल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड से इन लिमिट्स को, ये जो हम इनके बीच जो करंट मार्जिन है, इसको हम डिक्रीज करते हैं, इस मार्जिन को हम डिक्रीज करेंगे इस केस में। तो मार्जिन को कैसे डिक्रीज करेंगे वो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मार्जिन को कैसे डिक्रीज करेंगे, ये जो पहले यहाँ पे मार्जिन था इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये थी, और ये थी रेक्टिफायर इन्वर्टर साइड की। फिर क्या किया हमने, इस मार्जिन को डिक्रीज किया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लाएंगे और इस वाले करंट को यहाँ पे लाएंगे, ताकि इसके अकॉर्डिंग मार्जिन यहाँ पे भी सही रहेगा, लेकिन करंट को हमने कम किया। मार्जिन यहाँ पे भी वही 15% क्या, 10 to 15%, यहाँ पे भी 10 to 15% ऑफ दिस डीसी लिंक करंट, लेकिन वैल्यूज हमने कम किए करंट के। अगर करंट का वैल्यू कम करेंगे हम, और वोल्टेज भी इससे क्या हो जाएगी, वोल्टेज ये आएगी इसके अकॉर्डिंग, और करंट ये आएगा, तो आपका पावर कम हो जाएगा डीसी लिंक में। उस केस में पावर कम हो जाएगा, पावर कम फ्लो करेगा, तो आप जो हमारे वाल्व्स हैं वो स्ट्रेस से बच जाएंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा था करंट की वजह से ड्यूरिंग दिस फॉल्टी कंडीशन, तो वो चीज हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक तो वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, एक करंट भी चेंज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए इस केस में हम क्या, कौन सा यहाँ पे जो मेथड होगा, हम किस, यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल हो रहा है, करंट भी, आप करंट को भी चेंज करो और वोल्टेज को भी, मतलब आप वोल्टेज को देखिए, यहाँ पे करंट को चेंज कर रहे हो, हम करंट के मार्जिन को ही चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम यहाँ, ये हमने इसको मार्जिन को कम किया, थोड़ा सा मैं इसको बना लूं। अब ऊपर वाले डायग्राम पे आ जाओ। सिमिलरली ये डायग्राम हमारे पास, यहाँ पे ये मार्जिन यहाँ पे रख सकते थे, ये मार्जिन यहाँ पे तो ये आ सकती थी, लेकिन इट वाज प्रैक्टिकली सीन दैट दिस इज नॉट फीजिबल कि हम यहाँ पे इसको रखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर से अगर आप, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, एक और प्रॉब्लम आती है, हम ऊपर वाली कैरेक्टर्स कैसे आई हमारे पास, ये कैरेक्टर्स कैसे आई जो मैंने ऊपर लिखी है, ये कैसे आई। अगर मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे मार्जिन को कम करेंगे, ऐसे थी हमारे पास, मैंने बोला आपको यहाँ पे अगर हम मार्जिन को कम करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी आनी चाहिए थी फिर उस हिसाब से। तो ये कहाँ से आया ये चीज, हमने डायरेक्ट ये शिफ्ट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये चीज मतलब फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको करंट का, ये लाइन क्या डिनोट करती है, करंट को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे भी करंट को कंट्रोल करो, यहाँ पे भी करंट को कंट्रोल करो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, डायरेक्ट इसको क्या किया, इस कंट्रोल वाली
इस लाइन को हमने ये कैरेक्टर्स हमने ओमिट की बाय नॉट इनकॉर्पोरेटिंग हियर द करंट कंट्रोल मेथड। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लाया, इस वाले पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ पे लाया, और ये जो थी हमारे पास इसको डायरेक्ट यहाँ पे लाया, ये लाइन यहाँ पे लाई, और ये हमने यहाँ पे लाया। ठीक है, तो इसे क्या हुआ कि हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई यहाँ पे, और हमारे पास ये जो स्लोप आएगा, ये स्लोप ऐसा कुछ आएगा, जब देखिए यहाँ पे, और ये स्लोप आपको पता है, पास्ट स्लोप का पता है, जब बीटा आप इनकॉर्पोरेट करते हो इन्वर्टर साइड से, जब आप बीटा को कंसीडर करते हो, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड बीटा कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका बीटा कंट्रोल है, दो जगह, यहाँ पे भी बीटा कंट्रोल, इसलिए बीटा कंट्रोल की हमें जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे आप दिस इज द फाइनल कैरेक्टर्स, इसके बाद जो भी हम यहाँ पे कंडीशन आ सकती थी, फॉल्टी कंडीशन, उसको हमने यहाँ पे रीड करके हमारे पास जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, वो ये है आपके पास, आप देख सकते हो ऊपर जो मैंने बनाई है। और इसको हम बोलते हैं, जो हमने फाइनल इस स्टेज में जो चेंज किया है, इस कंट्रोल को हम बोलते हैं VDCOL, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर। तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर। करंट ऑर्डर लिमिटर ये मेथड है, क्योंकि आपने वोल्टेज के हिसाब से आपने करंट को चेंज किया यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं VDCOL कंट्रोलर, राइट? ये चीज समझ आया? तो ये हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है डीसी लिंक कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ डीसी लिंक के डीसी में हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ही आएंगी। हमने सारी कंडीशंस देखी यहाँ पे, इन्वर्टर साइड से अगर वोल्टेज कम हो जाएगी तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे हमने बीटा कंट्रोल ये इनकॉर्पोरेट किया। उस केस में अगर दोनों साइड से एक एब्रप्टली फॉल्ट आ जाएगा तो उससे क्या कैसे बचेंगे, तो वहां पे हमने ये VDCOL यूज किया। और पहले ही हमने अल्फा मिनिमम वाला कंट्रोल भी यूज किया, गामा मिनिमम भी यूज किया। तो सारे कंट्रोल और करंट कंट्रोल हमने इन्वर्टर साइड से भी किया, रेक्टिफायर साइड से भी किया, और इन्वर्टर साइड से भी यहाँ पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। अब इसको हमें डिजाइन करना है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सिस्टम में डिजाइन करना, हम कैसे डिजाइन करेंगे वो हमें आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें आगे देखनी है कि कैसे हम सिस्टम इसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि वो कंट्रोल करेंगे। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फिर हमारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप नए से इसी लिंक पे ज्वाइन करना। ठीक है, अब देखिए, ये चीज समझ आया अब ये कैरेक्टर्स कैसे आई? ठीक है, क्लियर है? हाँ जी बताइए, ऊपर वाली कैरेक्टर्स समझ आई अब? किसी को कंफ्यूजन तो बताए। हाँ जी बताओ, समझ आया? आगे बढ़े फिर? Yes, sir. ठीक है, अब देखो वीडियो हम कहाँ पे यूज करते हैं? VDCOL है यहाँ पे, VDCOL। तो यहाँ पे सी शायद नहीं आया, तो आप देख लीजिए। ठीक है, दिस वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर इज यूज्ड इन केस ऑफ AC फॉल्ट्स। ठीक है, इन्वर्टर साइड से जब AC फॉल्ट आ जाएगा तो उस केस में आपको कैपेसिटर बढ़ जाता है वॉल उस पे, तो उस केस को फिर उस चीज से उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं VDCOL। हमें वोल्टेज के हिसाब से फिर करंट मार्जिन को कम करना पड़ता है। मार्जिन में हम एक्चुअली करंट को ही कम करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। तो आप देख लीजिए, अब जो ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नाउ टू डिजाइन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट आएगा पहले कि कैसे हमें इसको डिजाइन करना है। वो आप देखिए नीचे हमारे पास है डिजाइन ऑफ कंट्रोलर। तो इसमें हमारे सबसे पहले सिस्टम कंट्रोल। तो सिस्टम कंट्रोल में क्या आएगा? सिस्टम कंट्रोल में आपका डीसी साइड सारा जो कंट्रोल करेगा, दैट सिस्टम कंट्रोल है यहाँ पे। और ये सिस्टम कंट्रोल क्या डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा कि अगर इसके पास डेटा होगा AC साइड का भी डेटा होगा, DC साइड का भी डेटा होगा। दैट मीन्स इसके पास ये रेफरेंस डिसाइड हो जाएगा कि करंट कितना पावर फ्लो करना चाहिए।
डीसी लिंक में कितना पावर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम कंट्रोल हमारा क्या डिसाइड करेगा, रेफरेंस पावर। तो यहाँ से हम रेफरेंस पावर आएगा डीसी लिंक में, तो उसके बाद ये रेफरेंस पावर कहाँ पे जाएगा, मास्टर कंट्रोल में। तो मास्टर कंट्रोल जब इसके पास रेफरेंस पावर आ जाएगा, अब मास्टर कंट्रोल क्या करेगा, इसको इसके बेस पे देखना है कि हम करंट कितना फ्लो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम करंट को कंट्रोल करेंगे, करंट और वोल्टेज को हम कंट्रोल नहीं करेंगे यहाँ पे, हम करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। तो आप पावर को कंट्रोल करने के लिए हम वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट हम पावर को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते डायरेक्ट पावर को कंट्रोल, ये शायद मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया, इसलिए कि यहाँ पे जो डैम्पिंग रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो डैम्पिंग वैल्यू है रेजिस्टेंस, वो बहुत कम है डीसी लिंक में, आरएल है, डीसी लिंक की रेजिस्टेंस आरएल वो बहुत कम होती है। ये वाला एसी वाला कंसेप्ट तो नहीं है ना, कि वहाँ पे एक्स आपकी रिएक्टेंस होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस टोटल इंपीडेंस होती है। तो अब यहाँ वहाँ पे पावर को हम कंट्रोल करें बाय चेंजिंग डेल्टा या रिएक्टेंस, तो वहाँ पे हम मतलब स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। हम क्या करते हैं, वहाँ पे डेल्टा भी चेंज करते हैं ना, पावर सिस्टम में आपने ये चीज पढ़ा होगा, एक्टिव पावर वहाँ पे होता था वीटी इंटू ई एफ साइन ऑफ डेल्टा डिवाइड बाय एक्स, शायद ये होता था पावर, एक्टिव पावर इन केस ऑफ एसी सिस्टम। तो वहाँ पे हम डेल्टा को चेंज करते थे, हम ईएफ को चेंज करते थे, तो ईएफ को चेंज कर हम डेल्टा भी चेंज होता था, तो हम पावर को भी कंट्रोल करते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो चीज तो है नहीं, यहाँ पे जो आरएल है डीसी लिंक रेजिस्टेंस वो बहुत कम है, तो यहाँ पे पावर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम यहाँ पे करंट या वोल्टेज को ही कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा पावर कंट्रोल हो जाए उससे। तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि हम यहाँ पे करंट सर कंट्रोल ये क्यों वाला यूज करते हैं, पॉइंट हम पावर रिपीट को कीजिए। कंट्रोल करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज ये वाला पॉइंट कौन सा रिपीट पॉइंट, कीजिए। यही वाला, हम क्यों नहीं पावर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। सर आपकी आवाज एसी के ब्रेक केस है। में हमारे पास क्या होता है, आवाज ब्रेक हो रही है, यस सर। एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन। मैंने बोला आपको एसी के केस में हमारे पास इंपीडेंस होती है, और उसमें आपके पास जो लाइन की रिएक्टेंस रेजिस्टेंस, और एसी में आप पहले ही आपने देखा कि एसी में जो रेजिस्टेंस या इंपीडेंस इसका वैल्यू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीसी, क्योंकि यहाँ पे इंपीडेंस टोटल इंपीडेंस, और डीसी में आपको रिएक्टेंस तो जीरो होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है नहीं तो रिएक्टेंस का वैल्यू नहीं होता यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, तो वहां पे जो एक्टिव पावर होता था वो क्या होता था एसी में, ई एफ वी टी, एक्टिव पावर किसके बराबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको, और समय पढ़ा आपने, ये होता था वहां पे पी एक्टिव ई एफ इंटू वी टी साइन डेल्टा डिवाइड बाई एक्स, टोटल रिएक्टेंस। तो डेल्टा क्या होता था, आप उसको क्या बोलते हैं, लोड एंगल, शायद ये बोलते हैं वहां पे, डेल्टा एंगल बिटवीन ई एफ एंड करंट इन केस ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो वहां पे हम अब देखिए, हम ई एफ को चेंज करते हैं, हम अंदर की वोल्ट जनरेटर के अंदर की वोल्टेज को चेंज करते थे। ई एफ क्या होती है, जो आप वहां पे फील्ड देते हो जनरेटर में इन केस ऑफ एसी, तो वहां पे जनरेटर पे ईएफ को कंट्रोल करके हम रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करते हैं, अब एक्टिव पावर को भी कंट्रोल करते हैं। अब डेल्टा को चेंज करते हो, इससे आपका डेल्टा भी चेंज होता है, तो रिएक्टेंस आपके पास रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है, तो यहाँ पे आप पावर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो बाय वन मींस और अदर मींस। लेकिन डीसी में आपके पास ना तो डेल्टा है, ना ईएफ का कोई कंसेप्ट है, ना यहाँ पे एक्स है रिएक्टेंस, तो यहाँ पे पावर कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, पावर को कंट्रोल करने के लिए हम या तो करंट को कंट्रोल करते हैं या वोल्टेज को, या दोनों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेथड रहता है इन केस ऑफ डीसी। तो ये यहाँ पे जिंदन में मुझे याद आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे आई रेफरेंस क्यों, हम डायरेक्ट पावर रेफरेंस क्यों नहीं देते आगे, तो हम यहाँ पे जो हमारा मास्टर कंट्रोल होगा वो इस पावर रेफरेंस पावर इसको मिल गया, तो रेफरेंस पावर के बेस पे ये डिसाइड करेगा डीसी लिंक में कितना करंट फ्लो करना चाहिए। तो ये आईडी रेफरेंस यहाँ से हमें यहाँ पे आईडी रेफरेंस देगा, तो रेफरेंस करंट कितना होना चाहिए डीसी लिंक में। तो ये आईडी करंट जो रेफरेंस होगा, ये आपके दो पोल्स में होंगे। अगर हम यहाँ पे दो पोल्स की बात करेंगे डीसी लिंक में, फॉर एग्जांपल बाइपोलर लिंक अगर हम मानेंगे, ये हमारी बाइपोलर लिंक है, ठीक है। दिस इज रेक्टिफायर साइड, दिस इज इन्वर्टर साइड, दिस इज बाइपोलर लिंक। यहाँ पे भी एक पोल देख लीजिए, यहाँ पे दिस इज मोनोपोलर, और नीचे भी अगर आप एक ही को मानोगे तो मोनोपोलर। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ काम करेंगे तो हमारे पास बाइपोलर लिंक बनेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे दो पोल्स, पोल 1 एंड पोल 2 यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। क्योंकि हम 12 पल्स के लिए जाते हैं, तो 12 पल्स में हम यहाँ पे बाइपोलर लिंक यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम बाइपोलर में ही पावर को फ्लो कराते हैं डीसी में, डीसी के केस में।
हमारी बाइपोलर लिंक की होती है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मास्टर कंट्रोल ने हमें क्या दिया, रेफरेंस करंट लिंक में कितना फ्लो करेगा, और वही रेफरेंस करंट सेम फ्लो करेगा यहाँ इस, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ इसको, ये रब क्यों हो गया, तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी करंट जो है वे दोनों पोल्स में सेम होगा, क्यों, अब देखिए बाइपोलर में सेम करंट ऐसे फ्लो करता है, यहाँ से जो फ्लो करेगा वो इस थायरिस्टर, इस कन्वर्टर स्टेशन से भी यही करंट फ्लो करेगा, और यही यहाँ से फ्लो और वापस भी यही करंट आएगा बाइपोलर में, ठीक है। दैट मींस व्हाई कि यहाँ पे आईडी रेफरेंस दो, वो दोनों पोल्स के लिए सेम होगा यहाँ पे आईडी रेफरेंस, इसलिए मैंने दो पोल शो किया और दोनों के लिए सेम आईडी रेफरेंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। जब दो पोल्स के पास आपके कन्वर्टर स्टेशन पे के पास क्या आया, कन्वर्टर फर्स्ट कंट्रोल पोल फर्स्ट कंट्रोल एंड पोल सेकंड कंट्रोल, इनके पास आईडी रेफरेंस आ गया, तो आईडी रेफरेंस को चेंज, अब यहां से क्या जनरेट होगा, यहां से आप पल्स जनरेट करोगे, कौन से, अल्फा, यहां से आप अल्फा जनरेट करोगे। इसके अब आईडी रेफरेंस के बेस पे ये डिफाइन करेगा कि हमें आगे जो फायरिंग एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए फायरिंग एंगल का, क्योंकि अल्टीमेटली सारी गेम में फायरिंग एंगल पे, अल्फा पे, या आप बीटा बोलो इन्वर्टर साइड, और बीटा भी क्या होता है, वो भी तो अल्फा फायरिंग एंगल ही होता है, लेकिन फायरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, दैट वो भी फायरिंग एंगल ही है इनके सब इन्वर्टर। तो अल्टीमेटली यहाँ से पोल 1 से हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ पे फायरिंग एंगल आपको सिलेक्ट हो जाएगा, वो आप डिफरेंट वॉल्व ग्रुप्स को यहाँ पे ये आपको रेफरेंस देगा। वॉल्व ग्रुप्स में आपको क्या आता है, दो चार थायरिस्टर सीरीज में होंगे या दो चार थायरिस्टर पैरेलल में होंगे, उनको बोलते हैं वॉल्व ग्रुप्स। तो ये आप देख रहे, ये हमारा सिस्टम हायरार्की ये रहेगा, हाउ टू डिजाइन द सिस्टम। तो हमारे पास हायरार्की क्या रहेगी, दैट विल बी दिस, कि हमारे पास सिस्टम कंट्रोल होगा पहले, वो आपको रेफरेंस पावर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, फिर वो जाएगा मास्टर कंट्रोल के पास, मास्टर पावर वहां पे सिलेक्ट करेगा, इस रेफरेंस पावर के बेस पे वो रेफरेंस करंट सिलेक्ट करेगा, और वो रेफरेंस करंट दोनों पोल्स के सेम होगा, क्योंकि बाइपोलर लिंक अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाइपोलर लिंक लेंगे तो दोनों, क्योंकि सेम करंट फ्लो करता है बाइपोलर लिंक में, हर एक कन्वर्टर स्टेशन के हर एक पोल के थ्रू, दोनों पोल्स के थ्रू, तो सेम रेफरेंस करंट फ्लो करेगा, और वही रेफरेंस करंट कंट्रोल फिर आगे आपको क्या देगा, वॉल्व ग्रुप, डिफरेंट वॉल्व ग्रुप्स के लिए आपको यहाँ पे फायरिंग एंगल डिसाइड करेगा, ठीक है। यह हमारा रहेगा सिस्टम हायरार्की फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली अब हमें क्या करना है, अब इनको देखना है कि कैसे हम इस यहाँ पे हमारा कंट्रोल हो जाए, फायरिंग एंगल कैसे कंट्रोल होगा, आगे बढ़े कि, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी बताइए, आज के लिए काफी है कि थोड़ा पड़ेगा Yes, और, sir. Please. हाँ जी बताइए, सर बस इतना ही काफी है, क्योंकि समझ भी आना चाहिए, क्योंकि फिर से सैचुरेशन हो जाएगी माइंड में, तो बेहतर है कि सर हम इतना यहाँ पे, काफी है। यस इतना सर। काफी है मेरे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से भी, वैसे आपका टाइम कम है ना, एग्जाम है आपका, एग्जाम से जल्दी हो जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें सिलेबस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक दो लेक्चर लगेंगे, तीन लेक्चर इस यूनिट में, ये दो यूनिट आपके बड़े हैं इसमें, एक तो आपका कन्वर्टर वाला था जो हमारा कंप्लीट हो गया, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, क्योंकि इसमें हमें देखना है फायरिंग एंगल को कैसे कंट्रोल कर। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, इंडिविजुअल फेज कंट्रोल, इक्वी डिस्टेंस पल्स कंट्रोल, जो नीचे मैंने यहाँ पे फायरिंग एंगल कंट्रोल मेथड्स में यहाँ पे देख लिया, ये आपको है, दो तीन मेथड्स है, तो इन के बेस पे हमें देखना है कि फायरिंग एंगल को कैसे कंट्रोल करेंगे और कौन सी स्कीम बेटर होगी फायरिंग एंगल जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज इसमें आएगा, उसके बाद हम, उसके बाद मुश्किल नहीं है, उसके बाद इजी है, बाकी जो भी है ना इसमें थोड़ा सा मुश्किल यही चैप्टर है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला थोड़ा सा मतलब ड्राई लगता है स्टूडेंट्स को ये यूनिट, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे फिर। माइनर्स, आपका माइनर कहाँ से कब से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से? तो माइनर के लिए आपका सिलेबस रहेगा वही जो आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, एक तो पहला यूनिट पढ़ा आपने इंट्रोडक्शन वाला यूनिट, एक अपने कन्वर्टर्स वाला यूनिट पढ़ा, और इसमें और ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हमारा आधा, मतलब 60% 70% ये कंप्लीट हो गया, 60%। तो आप देख लो, यही कर लो तो यार, पहला यूनिट ही करिए सर। ये ज्यादा है। Yes, sir. ये बहुत तो आप एक ज्यादा काम है. कर लो, आप एक काम कर लो, पहले दो यूनिट कर लो, ये छोड़ो आप कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, ठीक है,
क्योंकि आपकी तैयारी भी हो जाएगी ना उससे फिर आगे फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि वो नजदीक है आपका फाइनल एग्जाम, माइनर जल्दी होगा। सेकंड भी देना है ना फिर सर? डेट तो फिक्स नहीं है लेकिन जल्दी होंगे, आपके एग्जाम पहले ही होते हैं 8 सेमेस्टर के। हाँ तो आप एक काम कर लो, पहले 2 यूनिट्स, एक तो इंट्रोडक्शन वाला यूनिट तो कुछ है नहीं, वो तो मतलब ऐसे भी आपको आ जाएगा आराम, क्योंकि उसमें वही बेसिक्स हमने रिपीट किया, हम क्यों पढ़ते हैं एचवीडीसी सिस्टम, बाकी वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एचवीएसी एचवीडीसी वो सारा कुछ, ठीक है। और कन्वर्टर्स वाला, ठीक है, कन्वर्टर्स वाला आप अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा उसी में पूछा जाएगा, ठीक है, सेकंड यूनिट में से उसको अच्छे से कर लेना। रेक्टिफायर्स को और इन्वर्टर मोड में हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कंसेप्ट्स में होंगे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। आप एक काम कर लो, अटेंडेंस कर लो। बाकी स्टूडेंट्स को भी बोला, जो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया उनको भी बोल देना कि सिलेबस में क्या है, क्योंकि बाद में फिर व्हाट्सएप पे गंद मचाते हैं, ठीक है। हो गया अटेंडेंस? हाँ जी फुरकान हो गई? चलिए जी ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।